अब कंसोलिडेशन होती क्या है? जिन्होंने F3 पढ़ा हुआ है उनको तो इस चीज का आइडिया होगा कि दो जो कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब आप कंबाइन कर देते हो तो उसको आप कंसोलिडेशन बोलते हो। वैसे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया, इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस के अलावा चेंजेस इन इक्विटी भी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी है। लेकिन FR के कोर्स में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कोर्स में, आपने सिर्फ दो तरह की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपने प्रिपेयर करना है। खैर, अब स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेशन का मैंने आपको बता दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। अब किन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंबाइन करते हैं, अब उस हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे अवेयर होना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज मैंने लिखी हुई है पेरेंट कंपनी। अब पेरेंट कंपनी क्या होती है? अ कंपनी दैट कंट्रोल इट्स सब्सिडरी। ऐसी कंपनी जो कि सब्सिडरी को कंट्रोल करती है उसको आप पेरेंट कंपनी बोलते हो। ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी को कंट्रोल करती है उसको आप पेरेंट कंपनी बोलते हो। सवाल ये पैदा होता है कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी दैट इज कंट्रोल्ड बाय पेरेंट कंपनी। वो कंपनी जिसको पेरेंट कंट्रोल करती है उसको आप सब्सिडरी कंपनी बोलते हो। सवाल ये पैदा होता है कि जो वर्ड कंट्रोल है इसका क्या मतलब है? कंट्रोल का तो इटसेल्फ बहुत एक वाइडर मतलब होता है, लेकिन मैं शेयर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि अगर एक कंपनी की दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर किए हुए हैं, तो हम कहेंगे कि यार इस कंपनी का दूसरी पे कंट्रोल है। यानी कि अगर एक कंपनी जिसने 50% प्लस शेयर एक्वायर किए हुए दूसरी कंपनी में, तो उसका उस कंपनी में कंट्रोल होगा। जिसका कंट्रोल होगा वो पेरेंट कंपनी है, जिस पे कंट्रोल होगा वो आपकी सब्सिडरी कंपनी है। कंट्रोल वर्ड का सिंपल सा मतलब ये है कि आप जो है उसके डिसीजंस को कंट्रोल करते हो। कंपनी के जो डिसीजंस हैं उनको आप कंट्रोल करते हो। लेट्स से एक कंपनी है, उसके 10 बोर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है। बोर्ड मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। 10 बोर्ड मेंबर्स हैं। अगर आपके पास आपके 6 बोर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है। उन 10 में से 6 बोर्ड मेंबर्स हमारे हैं। इसका मतलब ये है कि जब वोटिंग होगी तो हम जितने भी फैसले हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ज्यादा वोट्स तो हमारे पास है ना। तो शेयर होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि 50% से ज्यादा आपने एक्वायर किया हो। और आप कंट्रोल ऐसे भी कर सकते हैं कि यार जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स या बोर्ड है, जिसमें डिफरेंट मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, अगर 6 लोग आपके हैं उसमें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वोट ज्यादा है तो आप डिसीजन जो है उनको कंट्रोल करते हो, ठीक है। दूसरा जो है वो है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? अ कंपनी इन विच पेरेंट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वो कंपनी जिसमें पेरेंट का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है मेजर इन्फ्लुएंस, यानी कि वो डिसीजन को अफेक्ट करने का उसके पास मेजर मेजर आप कह सकते हैं ताकत होती है, ठीक है, पावर होती है। अब वो कंट्रोल नहीं कर रहा, डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे आपको पता चलेगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? तो अगर एक कंपनी की दूसरी कंपनी में 20 से 50 के बीच में शेयर होल्डिंग है, ठीक है, 20 to 50% के बीच में शेयर होल्डिंग है, या 20 to 50% शेयर होल्डिंग है, तो आप कहेंगे कि यार ये कंपनी जो है, अ, इसका दूसरे में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और ये उसकी एसोसिएट कंपनी है, ठीक है। तो अगर 50% से ज्यादा शेयर हैं तो वो कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, और अगर एक कंपनी में आपके 20% to 50% शेयर हैं तो वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, उसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को मैं अगेन ये बोर्ड मेंबर्स की एग्जांपल से भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक कंपनी में वही अगेन 10 बोर्ड मेंबर्स हैं। लेट्स से 4 आपके हैं, ठीक है। 4 मेंबर्स जो हैं वो आपके हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका इस कंपनी में क्या होगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। अब 4 मेंबर्स अगर वोट करेंगे तो बाकी 6 ने अगर किसी और फैसले के हक में वोट कर दिया तो मतलब फिर तो आप डिसीजन को तो नहीं अफेक्ट कर पा रहे ना, डिसीजन तो आप चेंज नहीं कर पा रहे। जिसके पास कंट्रोल होता है वो डिसीजन चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है वो उसको अफेक्ट कर सकता है। 4% जो है वो एक मेजोरिटी होल्डिंग है, तो बाकी 2 मेंबर्स को मिला के यानी कि आप उस कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इसको आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अब जब हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है तो आपने शेयर होल्डिंग को कंसीडर करना है, ठीक है, कि शेयर होल्डिंग के हिसाब से कि 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है या उससे कम है, उस हिसाब से आपने ट्रीटमेंट करनी है कंपनी की, ठीक है। तो ये बोर्ड मेंबर्स की एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी है कि मैं आपको समझा सकूं कि यार कंट्रोल में और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में क्या फर्क है। अब इस
टेबल को जरा देखते हैं। अगर एक कंपनी में आपकी 20% से कम शेयर होल्डिंग है, उस कंपनी में आपके पास ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ना उस कंपनी में आपके पास कंट्रोल है। वो सिंपल आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। और जिस तरह हर इन्वेस्टमेंट आपकी एक नॉन करंट एसेट होती है, तो उसको आपने एज अ नॉन करंट एसेट ट्रीट करना है, ठीक है। तो एक कंपनी जिसमें आपके 20% से कम शेयर हैं, तो उसमें आपकी कोई पावर नहीं है, वो आपकी सिंपल इन्वेस्टमेंट होगी, और उसको आपने एज अ नॉन करंट एसेट ट्रीट करना है। एक कंपनी जिसमें आपकी शेयर होल्डिंग 20% to 50% है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वो कंपनी जो है वो आपकी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। और उसको हम इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग से ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक वन लाइन एडजस्टमेंट जो है वो हम करेंगे अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में, वो हम करेंगे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और जिस कंपनी में आपका 50% से ज्यादा शेयर है, उस कंपनी में आपका कंट्रोल है। जिस कंपनी में आपका कंट्रोल है वो आपकी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है, और सब्सिडरी कंपनी के साथ आपने कंसोलिडेशन करनी होती है, ग्रुप अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो कंसोलिडेशन जो है वो हम सब्सिडरी कंपनी की करते हैं। कंसोलिडेशन का मकसद ये होता है कि ग्रुप को हम एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी शो करें, क्योंकि एक कंपनी जो है उसकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो आप बता सकते हैं कि यार ये कंपनी की ये पोजीशन है, ये उसकी इनकम स्टेटमेंट है, ये उसके कैश फ्लोज हैं। लेकिन कंसोलिडेशन का मकसद ये होता है कि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सके कि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, तो ये कंसोलिडेशन का मकसद होता है। तो कंसोलिडेशन में हम ग्रुप को एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी ट्रीट करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी हम आगे डिफरेंट एडजस्टमेंट्स भी पढ़ेंगे, आपने याद रखना है कि कंसोलिडेशन करते हुए माइंड में आपकी ये चीज होनी चाहिए कि दो डिफरेंट कंपनीज नहीं है, एक ग्रुप कंपनी है, एक कंपनी है। उस हिसाब से फिर हम जो है ना एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। अगर आप एक पेरेंट है, पेरेंट ने सब्सिडरी को लेट से 60% एक्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो पेरेंट का सब्सिडरी में कंट्रोल हुआ, तो सब्सिडरी कंपनी जो है उसकी आपने क्या करनी है, कंसोलिडेशन करनी है, ठीक है। अगर लेट से पेरेंट कंपनी का एक कंपनी में 30% जो है वो शेयर्स है, तो 30% शेयर्स हैं, 20 to 50% के इन बिटवीन है। इसका मतलब है पेरेंट की इस कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ये कंपनी उसकी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। ये आपने चीज याद रखनी है। अब एक कंपनी जो है उसके आपने 60% शेयर एक्वायर किए हुए हैं, तो जो रिमेनिंग 40% है वो क्या कहलाता है, रिमेनिंग 40% आपका एनसीआई कहलाता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यानी कि वो लोग या वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कंपनी में कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उनको आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 100% कंपनी की शेयर होल्डिंग में से जितनी आपकी है वो लेट से 60% है, तो आपका कंपनी में कंट्रोल है। जो रिमेनिंग है वो आपकी एनसीआई कहलाएगी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहलाएगी। जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन होती है, जिसका हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, वो पेरेंट कंपनी की ड्यूटी होती है। पेरेंट कंपनी का काम होता है कि वो इसको प्रिपेयर करे, ठीक है। अब मैं एक फॉर्मेट से आपको गो थ्रू करवाता हूँ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, और फिर इसकी एडजस्टमेंट्स के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। अब सबसे पहले बिल्कुल हर किसी को आइडिया होगा, F3 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल पोजीशन, उसका क्या सीक्वेंस होता है। सबसे पहले नॉन करंट एसेट आता है। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें मैंने P+S लिखा हुआ है। P का मतलब ये होता है कि पेरेंट के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस सब्सिडरी के, क्योंकि अब हम ग्रुप की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ग्रुप की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। फिर एक चीज मैंने लिखी हुई है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फिर डेप्रिसिएशन मैंने लिखी हुई है, फिर मैंने एक पर्प लिखा हुआ है। ये सब कुछ किया है, यही हमने एडजस्टमेंट्स लर्न करनी है, यही हम सीखेंगे। फिर इनटेंजिबल एसेट्स में भी मैंने ये लिखा हुआ है, पेरेंट के इनटेंजिबल एसेट्स, फिर सब्सिडरी के, फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और अमोर्टाइजेशन माइनस की हुई है। इंटेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। फिर मैंने गुडविल लिखा हुआ है, और गुडविल के आगे मैंने W3 लिखा हुआ है, यानी कि वर्किंग नंबर 3। इससे रिलेटेड गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने वर्किंग 3 में समझाया हुआ है। यानी कि आपने एक वर्किंग 3 में जो भी चीजें हैं उनमें जो भी चीजें वर्किंग थीम में इंक्लूडेड होंगी उनको आपने कैलकुलेट करना है, और उससे आपके गुडविल का आंसर आएगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के आगे मैंने W6 लिखा हुआ है, यानी कि वर्किंग नंबर 6। तो ये भी हम वर्किंग 6 में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने कैलकुलेट करना है। वर्किंग्स का मतलब ये है कि हम इनकी सेपरेट वर्किंग्स करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करने के लिए। फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स के कोई और इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे पेरेंट ने
कोई इन्वेस्टमेंट की हो, सब्सिडरी ने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, माइनस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड एसोसिएट। ये मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो पेरेंट ने सब्सिडरी या एसोसिएट में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको आपने यहां से माइनस करना है, डिडक्ट करना है। क्योंकि अब हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, अब हम डिफरेंट कंपनीज नहीं है, हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। आपस की जो इन्वेस्टमेंट्स है ना उनको आपने यहाँ पर रिमूव करना है, ठीक है। इंटर कंपनी लोन्स का मतलब ये है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को कोई लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ से निकाल रहे हैं। अगेन इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपने रिमूव करना होता है। क्यों? क्योंकि अब हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो अगर ग्रुप के अंदर एक दूसरे के साथ जो चीजें हुई हैं उनको हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, उनको हम एलिमिनेट करेंगे। फिर करंट एसेट्स आ जाते हैं। करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स हैं, कैश है, और फिर आपके यहाँ पर मैंने रिसीवेबल्स में आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा आईसीबी लिखा हुआ है। आईसीबी का मतलब होता है इंटर कंपनी बैलेंस। तो अगेन इंटर कंपनी बैलेंस का मतलब ये है कि पेरेंट और सब्सिडरी के आपस में कोई अगर बैलेंसेस हैं तो उनको आपने रिमूव करना है, ठीक है। मतलब एक पेरेंट ने सब्सिडरी के साथ कोई ट्रेडिंग की है, एक ने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया होगा, एक ने पेबल रिकॉर्ड किया होगा, तो रिसीवेबल्स और पेबल्स दोनों में से जो उनका आपस का बैलेंस है उसको आपने क्या करना है? निकाल देना है, ठीक है। तो इंटर कंपनी जो चीजें हैं जो आपस में हुई हैं उनको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के टोटल को आप टोटल एसेट्स बोलेंगे। देन इक्विटी आएगी। इक्विटी में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम आपने पेरेंट कंपनी का सिर्फ लिखना है, ठीक है, क्योंकि अब कंट्रोल पेरेंट के पास है तो उसी का शेयर होल्डिंग जो है आप यहाँ पर शो करेंगे। फिर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, नॉर्मल स्टेटमेंट में सिर्फ रिटेन अर्निंग्स होती थी, यहाँ पर ग्रुप रिटेन अर्निंग्स है, क्योंकि जाहिर सी बात है पेरेंट ने सब्सिडी को भी एक्वायर किया हुआ है, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अर्निंग्स है वो हमने रिफ्लेक्ट किया, वो हमने यहाँ पर रिफ्लेक्ट करनी है, शो करनी है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्किंग नंबर 5 के थ्रू। फिर एनसीआई यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की क्या वैल्यूएशन है वो हम वर्किंग नंबर 4 से कैलकुलेट करेंगे। देन हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी आती है, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी में मैंने डेफर्ड कंसिडरेशन लिखा हुआ है, लोन नोट्स लिखे हुए हैं। अब देखें, ये चीजें जो है हम ये सारी डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब इंटर कंपनी लोन आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ यहाँ से भी आपने माइनस किया हुआ है और यहाँ से भी माइनस किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स में से भी। तो देखें ना, पेरेंट और सब्सिडरी ने अगर आपस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, लेट्स से, तो उसका इफेक्ट आपने दोनों जगहों से रिमूव करना है, क्योंकि एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट होगी, एक कंपनी की लाइबिलिटी होगी ना। पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया, ठीक है, और लोन के अगेंस्ट वो इंटरेस्ट वगैरह ले रहा होगा, ठीक है, तो एक के लिए तो इन्वेस्टमेंट होगी कि यार मैंने उसको लोन दिया, लोन के बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं, और एक के लिए लाइबिलिटी होगी कि यार लोन रिटर्न करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इसीलिए दोनों जगहों से रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे यहाँ पर रिसीवेबल से आपने इंटरकंपनी बैलेंस माइनस किया, यहाँ पर आप पेबल से भी वही एग्जैक्टली बैलेंस माइनस कर रहे हो, क्योंकि एक पार्टी का रिसीवेबल होगा, दूसरी का पेबल होगा, तो दोनों जगहों से उसका इफेक्ट रिमूव होगा, ठीक है। तो ये चीजें जनरल सी एक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जस्ट आपका एक जो है ना वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ कि आपस में जो ट्रांजेक्शन है उनको आपने रिमूव करना है। अब जो वर्किंग से डिफरेंट उनकी तरफ चलते हैं, वर्किंग्स क्या क्या है। वर्किंग वन ग्रुप स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने देखना है कि पेरेंट ने सब्सिडी को कितने परसेंट एक्वायर किया हुआ है, जो रिमेनिंग चीज होगी वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगी। वर्किंग टू में नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, यहाँ पर आप सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को, सब्सिडरी से रिलेटेड चीजों को रिकॉर्ड करते हैं वर्किंग नंबर 2 में। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट मैंने लिखा हुआ है कि जिस दिन सब्सिडरी को आपने एक्वायर किया उस दिन क्या पोजीशन थी और रिपोर्टिंग डेट पे क्या पोजीशन थी, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या था, शेयर प्रीमियम क्या था, ठीक है, इसमें सब्सिडरी का आएगा। रिटेन अर्निंग्स जो है वो एक्विजिशन के वक्त कितनी थी, जब हमने सब्सिडी को एक्वायर किया था उसकी क्या रिटेन अर्निंग्स थी, जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तब कितनी थी। डेप्रिसिएशन चार्ज कौन सा माइनस होना है मैं आपको बताऊंगा, पर क्या चीज होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वर्किंग टू में बहरहाल आप सब्सिडी के से रिलेटेड जो है ना चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडी के प्रॉफिट्स वगैरह को। अब यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है कि जो रिपोर्टिंग डेट और एक्विजिशन डेट का जो डिफरेंस है वो आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यानी कि इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, रिपोर्टिंग माइनस एक्विजिशन, तो आपके पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आएगा कि जब हमने सब्सिडी को एक्वायर किया था उसकी अर्निंग्स इतनी थी, प्रॉफिट्स इतने थे, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें तो उसके प्रॉफिट्स इतने, तो उसके दरमियान जितने भी प्रॉफिट्स आप कमाओगे वो आपके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कहलाएंगे। फिर वर्किंग थ्री गुडविल, गुडविल की भी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कि जो गुडविल है वो कितनी है वो हम नॉन करंट एसेट्स में शो करेंगे, ये हम साइड डिटेल में बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई क्या होता है, सब कुछ हम बात करेंगे। उसके बाद वर्किंग नंबर 4 आपके सामने है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे उसके हवाले से चीजें लिखी हुई हैं। देन वर्किंग नंबर 5 ग्रुप रिटेन अर्निंग्स,
कैसे कैलकुलेट करनी है, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आएंगी, वो हमने उसके बारे में डिस्कशन करनी है। और लास्टली जो है वर्किंग नंबर 6, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जो वन लाइनर एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, वो हम यहाँ पर करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में होगी उसकी हम कैरिंग वैल्यू निकालेंगे, उसको हम नॉन करंट एसेट में शो करेंगे। तो ये आपकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, इसकी हम डिटेल डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। और वन बाय वन जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, जितनी भी, सब की सब एडजस्टमेंट्स को हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, ये आपका इंट्रोडक्टरी सेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम मूव करेंगे फाइनली टू द एडजस्टमेंट्स, क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज पर, amortization, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जीआईटी, सीआईटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वन बाय वन हम इनकी डिस्कशन करेंगे।